डियर स्टूडेंट, आज हम इकाई जो 2 है, पहली इकाई आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें 3 लेसन थे, 3 में से 2 लेसन आपको वीडियो में करवा दिए गए हैं, 1 लेसन हटा दिया। दूसरी इकाई का पहला लेसन है, दूसरी इकाई है भारत में शासन, है ना। संपूर्ण शासन व्यवस्था भारत में कैसे संचालित होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो पहला अध्याय है आपका वो है संसद, है ना। अब देखो, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, चीन, जो भी हो, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जहां जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन प्रबंध करते हैं या जनता स्वयं कानून बनाती है ना। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होते हैं? 3 चीजें होती हैं। प्रारंभिक सभाएं होती हैं, जनमत संग्रह होता है, और आरंभिक, ये प्रारंभिक सभाएं जो है वो आरंभिक हैं, और रिकॉल या प्रत्यावर्तन होता है। ठीक है। प्रारंभिक सभाओं में क्या होता है? जितने भी मतदाता हैं जिनको वोट देने का अधिकार है, वोट देने के अधिकार वाले जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति क्या करेंगे? एक जगह इकट्ठा होकर प्रारंभिक सभाएं करेंगे, और प्रारंभिक सभाओं के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु पर कानून निर्माण का मसौदा तैयार करके कानून निर्माण के बनाकर और किसको सौंप देंगे? ये सरकार को सौंप देंगे। सरकार ऐसे कानूनों का क्रियान्वयन कर देगी। दूसरा होता है आरंभिक सभाएं या प्रारंभिक सभाओं के बाद में जनमत संग्रह। सरकार ने कोई कानून बनाया, उस कानून की सत्यता की जांच करने के लिए ना, सत्यता के मतलब है सरकार, जनता इसको कितना चाहती है, इसके लिए उस पर वोटिंग होती है, जनमत संग्रह। और जनमत संग्रह में विधेयक यदि वो पारित हो जाता है तो सरकार उस कानून को लागू कर देती है, और यदि पारित नहीं होता तो उसको पारित लागू नहीं करती है। तीसरा है रिकॉल या प्रत्यावर्तन। रिकॉल या प्रत्यावर्तन से तात्पर्य है जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, सरकार के जो अंग होते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यदि सही समय पर कार्य नहीं कर रहे हैं, संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, जनता की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, लोक कल्याणकारी कार्य नहीं कर रहे हैं, और उनको लगता है कि ये काम करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को उनके पद से हटा दिया जाता है, और हटाकर मतलब उसको वापस समय से पूर्व वापस बुलाने लिया जाता है। इसे कहते हैं रिकॉल, यानी समय से पूर्व किसी भी विधायक या सांसद को समय से पूर्व वापस बुलाना क्या है? रिकॉल या प्रत्यावर्तन है। लेकिन ये तो कहाँ, कौन से देश में संभव है? जहाँ की जनसंख्या बहुत कम हो। कम जनसंख्या में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल सकता है, लेकिन जहाँ की जनसंख्या अरबों में हो, 1,30,00,000 जिसकी जनसंख्या हो, क्या ऐसे देश में लोगों को एक जगह इकट्ठे होकर कानून बनाना संभव है? नहीं, कतई संभव नहीं है ना। तो इसलिए ऐसे देशों में कौन सी व्यवस्था अपनाई जाती है? प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र शासन व्यवस्था से तात्पर्य होता है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, है ना। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, स्वयं कानून नहीं बनाते हैं। जनता, हमने निश्चित समय के लिए से 5 वर्ष है, किसी में 6 वर्ष है, किसी में 4 वर्ष है। अलग अलग देशों में शासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग हैं। उस दौरान क्या होता है? उनको चुनकर भेज दिया जाता है निश्चित समयावधि के लिए, और वो निश्चित समयावधि के लिए हमारे लिए कानून निर्माण का कार्य करते हैं। क्लियर? तो ये है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बाद हम बात करते हैं सरकार के अंग, है ना। सरकार के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका, है ना। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवस्थापिका की। इसका काम होता है कानून निर्माण करना। क्या काम है इसका? कानून निर्माण करना। दूसरी है कार्यपालिका, इसका काम होता है कानूनों का क्रियान्वयन करना या लागू करना, कानूनों का क्रियान्वयन। ठीक है। और तीसरी है न्यायपालिका, जिसका काम है कानूनों की व्याख्या करना, कानूनों की व्याख्या करना। ये 3 अंग सरकार के। ठीक है। व्यवस्थापिका है वो कानून निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों का क्रियान्वयन करती है, और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और न्याय प्रदान करती है। ये सरकार के 3 अंग हैं। अब
सबसे पहले हमें पढ़ना है व्यवस्थापिका को। हालांकि इस साल इस अंक को तो हटा दिया आपके यहाँ, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, है ना। ये जो है ना व्यवस्थापिका, इसको पढ़ते हैं। व्यवस्थापिका का काम है कानून निर्माण करना, ठीक है। तो व्यवस्थापिका कानून निर्माण करने वाली संस्था को हम व्यवस्थापिका कहते हैं। और अलग अलग देशों में व्यवस्थापिकाओं के जो नाम हैं वो क्या है, अलग अलग है। जैसे भारत में इनका नाम है संसद, ब्रिटेन में इनका नाम है पार्लियामेंट, अमेरिका में इनका नाम है कांग्रेस, जापान में इसे कहते हैं डाइस, जर्मनी में इसे कहते हैं बुंडेस्टोंग, ईरान में कहते हैं इन्हें मजलिस, है ना। अनेक देशों के जो नाम हैं संसद के, कई बार पूछ लिया जाता है अमेरिका की संसद का क्या नाम है, या यूं कहें विश्व के जो व्यवस्थापिकाओं के क्या नाम है, तो अलग अलग देशों की व्यवस्थापिकाओं के ये नाम है, ठीक है। व्यवस्थापिका हो गई। अब व्यवस्थापिका के बाद में हमें क्या पढ़ना है भाई, हमें पढ़ना है संसद। व्यवस्था, हमारी व्यवस्थापिका क्या नाम है, इसको विधायिका भी कह सकते हो, व्यवस्थापिका भी कह सकते हो। तो हमारी संसद का क्या नाम है, हमारी व्यवस्थापिका का क्या नाम है, संसद। तो हमें संसद पढ़ना है। तो देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 है ना के अनुसार भारत की एक संसद होगी। भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार या 79 के अनुसार भारत की एक संसद होगी, जिसका निर्माण किनसे मिलकर होगा, जिनका निर्माण लोकसभा, राज्यसभा, पहला तो यह हो गया, दूसरा हो गया राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर होगा। ये आपने क्या बना ली भाई, संसद बना ली, या यूं कहें संसद का निर्माण कर लिया। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे संसद। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है, देश का संवैधानिक प्रमुख या प्रथम नागरिक होता है। तो संवैधानिक प्रमुख होने के साथ ही साथ वह संसद का भी अभिन्न अंग होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो भारत में पूर्व समय से लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ऋग्वेद में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी जो आधुनिक समय में लोकसभा और राज्यसभा को प्रदर्शित करती हैं। अब देखो भारतीय संसद जो है इसकी पृष्ठभूमि का मतलब भारतीय संसद जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था है। ये संसदात्मक शासन व्यवस्था वर्तमान स्वरूप में आने से पहले कैसे बनी, है ना। पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो देखो भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो कहाँ के देश से उधार लिए भाई, ब्रिटेन के देश, है ना, ब्रिटेन से उधार लिए। कहाँ से ली है, ब्रिटेन के संविधान से हमने भारतीय संसदीय व्यवस्था को उधार लिया है। और ब्रिटेन के संविधान, क्योंकि उस दौरान हमारे ऊपर जो शासन प्रबंध था वो किनका था, ब्रिटेन का था, या ब्रिटेन का दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि भारत पर ब्रिटेन का आधिपत्य था या उपनिवेश था। कब स्थापित किया भारत पर ब्रिटेन ने उपनिवेश, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी और 1615 में इन्होंने व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी जहांगीर से, ठीक है। 1615 के बाद में 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा और प्लासी के युद्ध से ही इन्होंने जो पहले काम ये किसके लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, और व्यापार के साथ ही इन्होंने शासन प्रबंध करना प्रारंभ कर दिया 1757 में। और 1764 का इन्होंने एक और युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध के बाद तो इनकी जो रही कही कसर थी वो पूरी हो गई और अंग्रेज भारत में शासन करना प्रारंभ कर दिया पूरी की पूरे देश में, यानी केंद्रीय सत्ता इनके हाथ में आ गई थी 1764 में। तो हम बात करते हैं 1757 से लेकर 1857 तक भारत में शासन किसने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। 1858 में 1857 में 1857 की एक क्रांति हुई जो आप कई क्लासों में तीसरी क्लास से स्टार्ट हो जाती है, 1857 की क्रांति, है ना। तो 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति में भारतीयों की पराजय हुई या हार हुई।
जब भारतीयों की हार हुई तो अंग्रेजों ने यह सोचा, पहली बार दो काम किए। पहला 1858 में एक अधिनियम पारित किया, भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है। और उस अधिनियम के तहत जो शासन व्यवस्था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संचालित होता था, अब वह शासन प्रबंध किसके द्वारा संचालित होगा? ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन के ताज को सौंप दिया गया, है ना। यानी ब्रिटेन के शासक को, ब्रिटेन के राजा या सम्राज्ञी को यह काम सौंप दिया गया। यानी भारत के लिए कानून अब कौन बनाएगी? इतने दिन तो भारत के लिए कानून बनाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब भारत के लिए जो कानून बनेंगे वो कौन बनाएगी? वहां की संसद। या संसद से बात करें तो वहां का जो संवैधानिक प्रमुख है, राजा या सम्राज्ञी, रानी, है ना, उनके हस्ताक्षर होने के बाद में कोई भी कानून है वो भारत में आता था, या भारत की शासन व्यवस्था वहां से संचालित होने लगी 1858 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अब इन्होंने क्या सोचा भाई? इन्होंने ये सोचा कि यदि दोबारा ऐसी क्रांति हुई, 1857 की क्रांति की तरह दोबारा यदि ऐसी क्रांति हुई, तो हमें हमारे इस देश से छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये हमारा जो देश है बड़ा उपनिवेश है ना। यहाँ पर हम जो रॉ मटेरियल कच्चा माल है उसको ले जाते हैं और निर्मित माल को तैयार करके हमारी अर्थव्यवस्था को हम मजबूत बनाए रखे हुए हैं। इसलिए इस देश को छोड़ना ठीक नहीं है। इसलिए इन्होंने भारतीयों को कुछ छूट देनी प्रारंभ की। कौन से अधिनियम से छूट प्रारंभ की गई? सबसे पहले इन्होंने भारत शासन अधिनियम 1858 में इनको कुछ अधिकार दिए। पहली बार थोड़े अधिकार मिले कि आपके पास ये अधिकार होंगे, आप अधिकारों के आधार पर शासन व्यवस्था संचालित करने में कुछ सहयोग कर सकते हो। शासन व्यवस्था तो हम ही करेंगे, केवल आपको ये राइट्स। तो पहली बार भारतीय लोगों द्वारा, या यूँ कहें अंग्रेजों द्वारा, 1858 के अधिनियम में इन्हें कुछ अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके बाद में, इससे पहले भी बात करें तो 1833 का चार्टर अधिनियम था, उस चार्टर अधिनियम में भी इन्हें कुछ अधिकार प्रदान कर दिए गए थे, या एक सदनीय व्यवस्था बना दी गई थी जिसमें 6 सदस्य चुने जाते थे और 6 सदस्य वो भारत का प्रतिनिधित्व करते। हालांकि वो अंग्रेजों के जो आदमी होते थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे वो, तो अंग्रेजों के जो आदमी होते थे वही, या अंग्रेजी को प्रतिपूर्ण निष्ठावान व्यक्ति होते थे, उन्हीं को वो उस सदन का सदस्य बनाते थे। क्लियर? तो सबसे पहले भारत में जो ये स्वरूप की बात करें, संसदीय शासन व्यवस्था की प्रारंभ की बात करें तो 1833 के चार्टर अधिनियम से तो प्रारंभ होता है ना। कब से प्रारंभ होता है भाई? 1833 का जो चार्टर अधिनियम है वहां से तो प्रारंभ होता है। और कहाँ तक चलता है ये? 1935 का अधिनियम में उनका क्रमोन्नत विकास होता, यानी आगे तक बढ़ता चला जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि भारतीय जो संविधान वर्तमान स्वरूप में आया उस पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा है, सबसे ज़्यादा जो संविधान में अंश अपनाए हैं वो हैं कौन से अधिनियम के? भारत शासन अधिनियम 1935 के। क्लियर? तो आगे देखो, इसमें 1833 से 35 तक 1892 का जो अधिनियम बना, 1800 चार्टर तो कितने बने? 1833 का पहला चार्टर, और उसके बाद में 1857 का, फिर 1872 का, और इस प्रकार 1895 का। तो सबसे पहले 1895 का जो चार्टर अधिनियम था, भारतीय जनता को अंग्रेजों द्वारा कुछ अधिकार दिए गए थे, या यूँ कहें संसदात्मक शासन व्यवस्था को पहला पायदान, यानी छत पर चढ़ने के लिए माने तो पहली सीढ़ी भारतीय लोगों को जो मिली थी वो कौन से अधिनियम से मिली थी? 1892 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अधिकतम संख्या 16 निर्धारित की गई थी। जो गवर्नर जनरल था, है ना, गवर्नर जनरल, उस गवर्नर जनरल की विधान परिषद में, है ना, उस दौरान उनका हम कह सकते हैं संसद, आज के टाइम की संसद, और उस दौरान उसको क्या कहा जाता था भाई? विधान परिषद। तो इस विधान परिषद में पहली बार जो सदस्य संख्या है उसमें निश्चित की गई कि 16 सदस्य संख्या होगी, जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होगा या कुछ का मनोनयन किया जाएगा। लेकिन शासन का जो स्वरूप था, शासन व्यवस्था संचालित करने का जो काम था, भारतीयों को पहली बार किस अधिनियम में मिला भाई? 1892 का अधिनियम में गवर्नर की जो विधान परिषद थी, उस विधान परिषद में दिया गया 16 सदस्य भारत के चुने जाएंगे। क्लियर?
1892 के बाद में 1909 का अधिनियम बना, है ना, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, कुछ सुधार किए गए और इस सुधार के साथ ही साथ भारत में कुछ गड़बड़ियां भी की गई। ठीक है, तो यहाँ जो 1909 का अधिनियम था, इस अधिनियम में द्वारा सदस्य संख्या है वो बढ़ाकर 16 से कितनी कर दी गई, 60, और इसके अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। और इसके साथ ही साथ एक गड़बड़ की गई थी, यानी 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, इस 1909 के अधिनियम के द्वारा, है ना, इसकी सदस्य संख्या कितनी कर दी गई, 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। विधान परिषद की जो सदस्य संख्या थी 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। साथ में एक शब्द और जोड़ दिया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में कौन से अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था, है ना। तो 1909 का जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम की बात करें 1909, तो अंग्रेजों द्वारा उस दौरान 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब है हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग पृथक पृथक निर्वाचन पद्धति, यानी चुनाव लड़ने की जो शक्ति है उनको अलग होगी, वोट भी वही उसी समुदाय के लोग डालेंगे। ये उनकी राजनीतिक चाल थी, अंग्रेजों की क्या थी, ये राजनीतिक चाल थी। भारत के विभाजन के बीज बो दिए थे इन्होंने। हालांकि बीज तो 1906 में इन्होंने जब मुस्लिम लीग की स्थापना की थी ना, 1906 में ढाका में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जिस दिन स्थापना हुई थी उसी टाइम भारत में बीज बो दिए थे, लेकिन उन बीजों में भी पानी नहीं डाला था, केवल बोया गया था। बीजों में पानी कब डाला गया भाई, 1909 के अधिनियम में बीज में पानी डाल दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब है कि भारत में हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों की सदैव की नीति थी फूट डालो और राज करो, फूट डालो, आपस में इनको लड़ा दो और लड़ाने के बाद में यहाँ पर क्या करो, हम शासन प्रबंध करो। ये सदैव से अंग्रेजों की ये धारणा रही है, या यूं कहें अंग्रेजों की नीति रही है। इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को इन्होंने अपना दिया। 1916 में कांग्रेस ने, इतने दिन तो कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, और कांग्रेस उस दौरान दो भागों में विभाजित थी, एक नरम दल और दूसरा गरम दल, है ना। कांग्रेस दो भागों में विभाजित थी। 1905 का बंग भंग विभाजन जो हुआ था, उसी के बाद से इनका विभाजन हो गया था। 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से जो कांग्रेस थी उनको दोनों को एक जगह किया। बोले भाई दोनों अलग अलग रहकर आप शासन व्यवस्था प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो आपका कभी पूरा नहीं होगा। आप सब एक जगह हो, एक झंडे के साथ रहो। एक झंडे के साथ जब आप रहोगे तब भी आपको सफलता मिल सकती है, अन्यथा सफलता नहीं मिल सकती। तो 1916 में इन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से जो कांग्रेस दो भागों में विभाजित थी, उस कांग्रेस को एक जगह किया गया, और साथ ही साथ काम क्या कर दिया, इस सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी, इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ने कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, यानी बीजों को अंकुरित करवा दिया था। बीज फिर फसल लहलाने लगी और 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया था। ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी। अब देखो आगे हम बात करते हैं इसके बाद का जो अधिनियम है 1919, है ना, 1919 का अधिनियम। तो 1919 का जो अधिनियम था इसमें द्वैध शासन व्यवस्था अपनाई गई थी, है ना। कितनी शासन व्यवस्था अपनाई गई थी भाई, द्वैध शासन। 1900 केंद्रीय स्तर पर एक सदनीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। इतने दिन एक सदनीय विधानमंडल था, अब कितने सदनीय विधानमंडल बनाया गया, द्विसदनीय विधानमंडल, 2 सदन होंगे, है ना। और ये 2 सदन कौन से होगा, एक राज्य परिषद होगा, दूसरा विधानसभा होगा। वर्तमान के जैसे राज्य में होते हैं वैसे सदन होंगे, और इनकी सदस्य संख्या को भी बढ़ाया गया। इसी द्विसदनीय शासन व्यवस्था को बाद में भारत ने अपना लिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, उस भारत शासन अधिनियम से अधिकांश जो चीज़ें हैं, है ना, भारतीय संविधान का जो ज़्यादातर भाग है, हालांकि विश्व के अन्य देशों से बहुत सारी चीज़ें उधार ली है। हमने अमेरिका के संविधान से उधार ली, हमने जापान के संविधान से उधार ली, हमने आयरलैंड के संविधान से उधार ली, हमने ब्रिटेन की पार्लियामेंट से उधार लिया। तो अलग अलग देशों से हमने बहुत सारे उपबंध हैं, उधार लिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है भारतीय संविधान पर वो किसका है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। जो जैसा था उसको उसी रूप में लागू करने का प्रयास भारत के संविधान निर्माताओं ने किया है।
इन अधिनियम में ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को बनाए रखा और साथ में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में इनके अधिकारों में और वृद्धि कर दी और न्यायालय की स्थापना कर दी इन्होंने। उस टाइम भारत शासन अधिनियम में रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी, यानी बहुत सारे अधिकार भारतीय लोगों को प्रदान कर दिए। लेकिन भारतीय तो उस दौरान क्या चाहते थे भाई, स्वशासन नहीं बल्कि ये सुशासन नहीं बल्कि स्वशासन चाहते थे। यानी जो नरम दल के जो लोग थे पहले वो स्वशासन चाहते थे, फिर गरम दल आ गया। 1906 से 1919 तक गरम दल का काल रहा और 1919 से 1947 तक गांधी युग कह सकते हो या क्रांतिकारियों का काल कह सकते हो, जिसमें भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, ये बहुत सारे ऐसे हमारे नेता थे। सुभाष चंद्र बोस है जो रंगून में जाकर जापान में के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर ली थी और ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार पहुंच गई थी वहां भारत की सेना जापान के नेतृत्व में, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का जो शासन अधिनियम 1935 है उस 35 का जो विशेष प्रभाव हमारे ऊपर है ना, विशेष प्रभाव ज़्यादातर जो उपबंध हमारे यहाँ लिए गए हैं वो किस अनुच्छेद से लिए गए हैं, किस उपबंध से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसमें मतदाताओं की संख्या संपत्ति के आधार पर बहुत सीमित थी, केवल 15% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। मतदाता सांप्रदायिक और व्यावसायिक आधार पर विभिन्न वर्गों में बटे हुए थे, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था थी उस शासन व्यवस्था में भारतीय लोगों को पहली बार जो चुनाव लड़ने का अधिकार था, चाहे वो संपत्ति के आधार पर ही था, चुनाव लड़ने का जो अधिकार था वो मिला था। ये था भारत की संसदीय शासन व्यवस्था की पृष्ठभूमि। संसदात्मक शासन व्यवस्था भारत में कैसे प्रारंभ हुई और उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के बाद में भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपना लिया। संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका जिसका संवैधानिक प्रमुख जो होता है, संविधान के अनुसार प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, उनके नाम पर समस्त प्रकार का शासन प्रबंध किया जाता है। जैसे आप अगला राष्ट्रपति आपके हटा दिया, राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति की 52 से 62 तक 10 अनुच्छेदों में राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो 52 में तो कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, 52 में एक ही बात है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 जो है उस 53 में, अनुच्छेद 53 में ये लिखा हुआ है भारतीय संघ का ये संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग या तो वो स्वयं करेगा या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से करवाएगा। मतलब या तो स्वयं करेगा या वो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कराएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो शासन प्रबंध स्वयं नहीं करता है और उनके प्रतिनिधि करते हैं। तो प्रतिनिधि के रूप में दूसरी जो कार्यपालिका है, वास्तविक जो कार्यपालिका है वो कौन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, जिसका निर्माण संसद में से होता है। इस प्रकार भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाई गई है। क्लियर। संसदीय शासन व्यवस्था आज आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले सरकार का जो पहला अंग है उसे व्यवस्थापिका कहेंगे और व्यवस्थापिका में अलग अलग देशों के अलग अलग नाम हैं। दूसरी बात, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद बनेगी, संसद के 2 सदन होंगे, 2 सदनों के साथ ही साथ राष्ट्रपति को भी इसका अभिन्न अंग बनाया गया है। उसके बाद संसद की पृष्ठभूमि पड़ी है। अब हम बात करेंगे संसद का निर्माण कैसे होता है। भारत में वर्तमान में संसदात्मक शासन व्यवस्था अपना, इसका निर्माण हम कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।